नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर सक्सेस में। आपने इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी की 2 क्लासेस पढ़ ली हैं। आज इसी क्रम में तीसरी और लास्ट क्लास होगी। इसके माध्यम से हम आपको भारत की जलीय सीमा और जो भारत के जलीय पड़ोसी देश हैं उनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे, और इसके साथ साथ जो कि भारत का EEZ आपने पढ़ रखा होगा, जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने अपने लेक्चर के माध्यम से भारत का नाम आपको लेक्चर 1 के माध्यम से पढ़ाया कि भारत का नामकरण कैसे किया गया, स्थिति एवं विस्तार के बारे में बताया, भारत की खगोलीय स्थिति जो थी वो बताई मैंने आपको। इसके अलावा भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताया गया, भारत का उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदु दोनों का नाम आपको बताया गया, भारत का पूर्वी एवं पश्चिमी बिंदु उसका भी आपको नाम बताया गया और उसकी स्थिति से भी आपको अवगत कराया गया। इसके साथ साथ आपको कर्क रेखा के बारे में बताया गया, भारत का मानक समय आपको पढ़ा दिया गया है जो कि भारत के मध्य से गुजरता है इलाहाबाद के नैनी के पास से। इसके साथ साथ भारत के जो पड़ोसी देश हैं, स्थलीय पड़ोसी देश, वो भी आपको पढ़ा दिए गए हैं। उनके साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य आपको पढ़ाए गए हैं, सीमा की लंबाई कितनी है वो आपको पढ़ाई गई है। यह सब आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के माध्यम से पढ़ाया जा चुका है। और अब इस क्रम में एक थोड़ा सा पार्ट बच रहा है जिसको मैं आज अपने लेक्चर 3 के माध्यम से कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। और इसके साथ साथ आपको भारत के जो तटवर्ती राज्य हैं वो भी बता दिए गए हैं। तो ये आप लोग एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, और आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाएँ तो ये क्वेश्चन आप गलत ना करें, कोशिश करें कि ये क्वेश्चन जो है आप कभी आपसे गलत ना हो आगे चल के। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 3, और इसमें हम आपको भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जलीय पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में बताएंगे। स्थलीय पड़ोसी देश मैं आपको लेक्चर 2 में बता चुका हूँ। तो अब आप वो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पढ़ सकते हैं। अगर आप वो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पढ़ते हैं तो लेक्चर 3 आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए हम बात करते हैं जलीय पड़ोसी देश की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, चलिए एक मैं मैप ले लेता हूँ, मैप के माध्यम से ज़्यादा समझ में आएगा। इंडिया इट्स नेबर्स। तो आइए मैं मैप पे हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, पहले लेक्चर के माध्यम से आपको भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान के बारे में आपको बताया जा चुका है, अफ़गानिस्तान के बारे में बताया जा चुका है। ये हालांकि ये मैप थोड़ा सा पुराना है, इसमें लद्दाख, चलिए मैं बना देता हूँ। इधर से यहाँ से लद्दाख हो जाएगा, ये पूरा एरिया लद्दाख का है। बाकी आपको चाइना के बारे में बता दिया गया है, नेपाल के बारे में बता दिया गया है, आपको भूटान के बारे में बताया जा चुका है, आपको बांग्लादेश के बारे में बताया जा चुका है, और ये म्यांमार के बारे में बताया जा चुका है। अब आइए हम देखते हैं जो एक भारत का अन्य पड़ोसी है, श्रीलंका। आज हम आपको श्रीलंका के बारे में बताते हैं पहले। तो आइए लिखते हैं, आप नोट जरूर करते चलेंगे। ये भारत व श्रीलंका। जब भारत और श्रीलंका के बीच की बात करते हैं तो आइए मैं मैप पे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये भारत और श्रीलंका ये हैं, और यहाँ पे एक आपका रामेश्वरम स्थित है, और ये आपका एडम्स ब्रिज है जो आपने पढ़ रखा होगा इससे पहले। तो यहाँ पे एक एडम्स ब्रिज है जो कि जो है अब काफ़ी हद तक समुद्र में डूब चुका है, और यहाँ पे एक पाक जल संधि द्वारा ये दोनों देश एक दूसरे से अलग होते हैं। तो आप नोट करेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पाक जल संधि किन किन देशों के बीच स्थित है, या भारत श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का क्या नाम है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो अब अगर आगे पूछा जाता है तो आप इसमें पाक जल संधि टिक करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये मैं आपको एक मैप और ले लेता हूँ, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पंबन द्वीप से। मैं आपको वो भी मैप पे दिखा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। ये देखिए, ये पंबन द्वीप है,
ये पंबन द्वीप है हमारा, और इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, तो अगर अवस्थिति पूछा तो तमिलनाडु में है। ये पंबन द्वीप है, यहीं से हमारा एडम्स ब्रिज की शुरुआत होती है, जो कि कालांतर में भारत और श्रीलंका को जोड़ता था। अभी वह काफ़ी हद तक जलमग्न हो चुका है। तो ये अगर आप इसको जो है ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पंबन द्वीप है, और पंबन द्वीप जो है यहीं पर रामेश्वरम, जो हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक स्थल है रामेश्वरम, मैं लिख देता हूँ रामेश्वरम। ये कई बार क्वेश्चन पूछा चुका है कि रामेश्वरम कहाँ पर स्थित है, तो अगर आप पूछा जाता है आपसे तो आप पंबन द्वीप टिक करेंगे, पंबन आइसलैंड। ठीक है। और जो ये आपका एडम्स ब्रिज है, इसके अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो इधर पाक की खाड़ी है, पाक की खाड़ी। और अगर आप साउथ की बात करेंगे तो यहाँ पे मन्नार की खाड़ी स्थित है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे मन्नार की खाड़ी स्थित है। आपके लिए यहाँ से इतना ही इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपसे अगर ये पूछा जाता है कि श्रीलंका का, तो श्रीलंका का यहाँ पे एक जाफना प्रायद्वीप है। तो ये आपसे नहीं पूछा नहीं जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है तो ये आप टिक करेंगे। श्रीलंका का यहाँ पे जो प्रायद्वीप, जहाँ से ये एडम्स ब्रिज जुड़ता है, ये जाफना है, जाफना प्रायद्वीप स्थित है यहाँ पे। तो भारत और श्रीलंका के बीच में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो यही है। इसके अलावा बाकी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट आपके लिए आपके एग्ज़ाम के अनुसार नहीं है। बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, लेकिन आपका एग्ज़ाम इसकी डिमांड नहीं करता है। तो आइए हम आगे देखते हैं। ये आपके लिए हो गया भारत और श्रीलंका। अब हम बात करेंगे भारत और इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को आपने सुन रखा होगा, इसे ईस्ट इंडीज़ भी कहा जाता है। ईस्ट इंडीज़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भी बहुत सारे द्वीपों को मिला के एक देश इंडोनेशिया बना हुआ है, इसलिए इसे, जैसे वेस्ट इंडीज़ है वैसे ही इसे ईस्ट इंडीज़ भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आप टिक करेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये है इंडोनेशिया, जो आपको छोटा सा यहाँ से दिख रहा है इस मैप में, ये इंडोनेशिया है। लिख देता हूँ मैं, ये इंडोनेशिया रहेगा, यहाँ पे इंडोनेशिया है। और यह भारत से, ये जो जितने भी जलीय देश हैं, ये भारत से स्थल द्वारा कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए हम इनको जलीय पड़ोसी देश कहते हैं। तो ये हमारा, देखिए यहाँ पे हमारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, और ये ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार, आपका ये ग्रेट निकोबार है, इधर का द्वीप जो है ये ग्रेट निकोबार है। तो ये ग्रेट निकोबार हो गया आपका। ये इंडोनेशिया का जो इधर ये है, इसे सुमात्रा द्वीप कहते हैं, ये सुमात्रा द्वीप है, ये द्वीप सुमात्रा द्वीप है, और ये ग्रेट निकोबार है। तो इन दोनों के बीच एक चैनल है जो इन दोनों को अलग करता है, बस वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपसे कई बार एग्ज़ाम में, कम नहीं, कुछ नहीं तो 10 से 12 बार ये एग्ज़ाम पूछा जा चुका है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट चैनल कहते हैं। ग्रेट चैनल, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए, ये हमारा इंडोनेशिया, ये जलीय पड़ोसी देश है। ये इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, ये इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप इधर है। और ये हमारा क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इसका ये जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है, सबसे दक्षिणी ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है, इन दोनों के मध्य ग्रेट चैनल है जो कि अलग करता है इनको। और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है कि भारत और इंडोनेशिया को अलग कौन करता है, तो आपको ग्रेट चैनल लगाना है। कई बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को कौन अलग करता है, तब भी आप ग्रेट चैनल लगाएंगे। जैसा भी क्वेश्चन पूछता है उसके अनुसार आप टिक करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेट निकोबार, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच चैनल पूछा गया है, और दूसरा वो तो आपने पढ़ ही लिया है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए, हमने भारत और म्यांमार पढ़ा हुआ है। और अब देखिए, भारत और म्यांमार, भारत से सीमा, एक तो ये स्थलीय सीमा बनाता है इधर से, ये स्थलीय सीमा है, सॉरी, यहाँ तो चाइना की सीमा है, ये गलत हो गया। ये यहाँ पे
इधर से स्थलीय सीमा बना रहा है, और ये देखिए इधर से एक जलीय सीमा भी बना रहा है। ये हमारा म्यांमार है, ये म्यांमार है, और ये म्यांमार देश है, और ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि भारत के अधिकार क्षेत्र में है। और यहाँ पे एक चैनल है जिसे कोको चैनल है, कोको जल संधि कहते हैं हम लोग, कोको कोको चैनल। ये कोको चैनल भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा म्यांमार के बीच जो चैनल स्थित है उसका नाम क्या है। तो आपको यहाँ पे लगाना है कोको चैनल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। और इसका नाम कोको चैनल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक द्वीप है, म्यांमार का एक द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप। सॉरी, यहाँ पे कोको द्वीप है। तो एक कोको द्वीप होने के कारण ही इसका नाम कोको चैनल पड़ा हुआ है। आप याद रखेंगे और आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप टिक करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप, अगर एक इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आप गलत नहीं करेंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, आप नोट करते चलिएगा कि भारत और म्यांमार के बीच पूछा जाए या अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा म्यांमार के बीच कौन सा चैनल है, तो आप कोको चैनल टिक करेंगे। ठीक है, मैंने भारत और म्यांमार आपको पढ़ा दिया, मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ। भारत और म्यांमार, मैंने आपको मैप पे स्थिति दिखा दी है, मैं यहाँ पे केवल सीधे कोको चैनल लिख रहा हूँ। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, कोको चैनल। और भारत और इंडोनेशिया के बीच में मैं सीधे ग्रेट चैनल लिख रहा हूँ। उम्मीद है कि ये भी आप समझ गए होंगे, इसमें हमें मुझे दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब भारत और म्यांमार हो गया, अब हम देखते हैं हमारे अरब सागर में जो स्थित है, उनसे लक्षद्वीप स्थित है, उसके पड़ोस में कौन सा देश है। तो वहाँ पे हमारा एक देश स्थित है, भारत और मालदीव। भारत का लक्षद्वीप स्थित है, द्वीप है, और वहाँ पे एक देश स्थित है, मालदीव। बहुत सारे लोगों ने मालदीव जाने की भी प्लानिंग बना रखी होगी। तो अभी फ़िलहाल हम मैप में ही देख लेते हैं। आइए दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये हमारा लक्षद्वीप है और ये है मालदीव। ये एक देश है, मालदीव देश है, और बहुत ही खूबसूरत देश है। कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा, बहुत खूबसूरत देश है ये। तो भारत का जो लक्षद्वीप है और ये मालदीव है, तो मालदीव का जो ये मिनी काय द्वीप है, मालदीव सॉरी, लक्षद्वीप हमारा जो है, यहाँ पे एक हमारा द्वीप है मिनी काय। लक्षद्वीप में आपको पता होगा कि ज़्यादातर जो जो है द्वीप हैं वहाँ पे जनसंख्या नहीं है, वो मतलब वहाँ पे केवल पक्षी विहार बनाए गए हुए हैं, और जनसंख्या बहुत कम द्वीप पर ही है। तो यहाँ पर एक द्वीप आपको मिलेगा, मिनी काय। मिनी काय एक द्वीप है, मिनी काय। तो जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर एक चैनल है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, जो कि मिनी काय और मालदीव को अलग करता है। ये लक्षद्वीप का द्वीप है मिनी काय, और ये मालदीव है, मालदीव, इनके दोनों के बीच में एक चैनल है 8 डिग्री चैनल, जो कि मिनी काय द्वीप और मालदीव को अलग करता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, आप याद रखेंगे ज़रूर, कभी ना कभी आपके एग्ज़ाम में आएगा ये। तो ये तो आपके हो गए पड़ोसी देश जो कि जलीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। ये 8 डिग्री चैनल, और ये 8 डिग्री चैनल और कुछ नहीं, जो मैंने आपको अक्षांश रेखाएं बताई थी, बस वही हैं। अक्षांश रेखाएं जो थी उन्हीं का अनुसरण करते हुए चैनल खींचे गए हैं, उसी के आधार पर इनका नाम रखा गया 8 डिग्री चैनल। आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारे मुख्य भूमि की जो थी वो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांशीय विस्तार था, तो इसी आधार पे ये भी चैनल बनाए गए हैं। तो आइए चलिए आगे चलते हैं हम। पड़ोसी देश हो गया। अब मैं आपको एक अंडमान के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो अंडमान की बात करेंगे तो मैं अलग से बना देता हूँ आपको,
या फिर मैं एक मैप ले लेता हूँ जिसके माध्यम से मैं आपको अंडमान के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। चलिए, ये हमारा अंडमान का मैप आ गया। चलिए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और मैं अब आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये हमारा अंडमान है और यहाँ से जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वो इसको लेकर है। आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे एक पूछा गया है 10 डिग्री चैनल को लेके। 10 डिग्री चैनल, कि ये 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है। ये आयोग का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन रहा है हमेशा से, 10 डिग्री चैनल। तो जाहिर सीधी सीधी बात है, 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान और निकोबार को अलग करता है। इधर देखिए, ये आपका क्या है, अंडमान है, और इधर क्या है, निकोबार है। तो ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ये आयोग का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन रहा है और तमाम बार पूछा गया है, तो आप इसे याद रखिएगा। आपको मैंने ग्रेड चैनल बताया था, उसे भी आप याद रखेंगे, 10 डिग्री चैनल भी आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके ऊपर आपको एक वो बताया हुआ था कोको चैनल, वो भी आप याद रखेंगे। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ये हो गया एक क्वेश्चन, इसमें से और बचता है, मैं वो भी यहीं बताना चाहता हूँ। देखिए, अंडमान ये आप देख रहे हैं उत्तरी अंडमान है, जिसे आप नॉर्थ अंडमान पढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये मिडल अंडमान है, ये नॉर्थ अंडमान है, और अब आपको एक साउथ अंडमान भी है। देखिए, साउथ अंडमान ये है, ये साउथ अंडमान है, और यहाँ पे देखिए एक आपको लिटिल अंडमान मिलेगा, ये है लिटिल अंडमान। तो इनके बीच में भी एक चैनल है जिसे हम डंकन पास कहते हैं, डंकन पास। ये देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको छोटा सा, ये डंकन पास है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि डंकन पास किसको किसको अलग करता है। तो ये आपको दक्षिण अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, इन दोनों के बीच में है। तो दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है, वो है डंकन पास। तो आइए एक बार जल्दी से हम जलीय पड़ोसी देश जो हमने अभी भी पढ़े हैं, हम इनको रिवाइज़ कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि भारत और श्रीलंका ये दोनों पाक जल संधि के द्वारा अलग होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। पाक जल संधि, ये मैंने आपको बताया अभी अभी कि पाक जल संधि के द्वारा अलग होते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये पाक पाकिस्तान वाला नहीं है, इसको हम ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहेंगे, ये एल साइलेंट है, ठीक है। पाक जल संधि हो गया, हमने आपको बताया कि ये तमिलनाडु में ये एक पंबन द्वीप है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और हमारा जो रामेश्वरम है वो पंबन द्वीप पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, ये भी मैंने आपको बताया अभी अभी। एक बार मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ। रामेश्वरम जो हमारा पवित्र धार्मिक स्थल है वो पंबन द्वीप पर स्थित है, ये मैंने आपको बता दिया। ये जो आपका ये है एडम्स ब्रिज है इसके बीच में, इसके उत्तर में पाक जल संधि है, और अगर दक्षिण की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारी स्थित है ये सॉरी इधर पाक की खाड़ी स्थित है, ये पाक जल संधि है यहाँ पे, और ये पाक की खाड़ी बोलते हैं इसे हम, पाक की खाड़ी। और अगर आप इधर की बात करेंगे तो इसे बोलते हैं हम मन्नार की खाड़ी। और अगर कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये श्रीलंका का जो ये पार्ट है ये क्या कहलाता है, तो ये आपका जाफना प्रायद्वीप कहलाता है, याद रखिएगा। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको। तो श्रीलंका के साथ जो हमारी इंपॉर्टेंट बातें थी वो यही हैं। अब हम आप बात करते हैं भारत और इंडोनेशिया की। मैंने हालांकि आपको बता रखा है, लेकिन मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ आपको। तो इसे ये इंडोनेशिया है, मैंने आपको बता दिया, ये इंडोनेशिया देश है, आप मैप में देख रहे हैं। और इधर इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, और ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह रहेगा, और यहाँ पे सुमात्रा द्वीप है। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा गया है कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को कौन अलग करता है, ग्रेट चैनल, या भारत और इंडोनेशिया को कौन अलग करता है, ग्रेट चैनल। क्वेश्चन दोनों अलग अलग है लेकिन आंसर दोनों का एक ही रहेगा। तो
तो ये इंडोनेशिया के साथ हमारी जो बात है। और इंडोनेशिया के बारे में मैंने बताया कि इसे ईस्ट इंडीज़ भी कहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे तमाम सारे द्वीप मिलकर ये इंडोनेशिया का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे ईस्ट इंडीज़ भी कहते हैं। ये तो रही हमारी इंडोनेशिया से बात। अब मैं बात करता हूँ भारत और म्यांमार से। म्यांमार की स्थलीय सीमा हम पढ़ चुके हैं। जलीय सीमा मैंने बता दिया कि यहाँ पे म्यांमार का कोको द्वीप है, और ये यहाँ पे कोको चैनल है जो कि म्यांमार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। ये रही बात म्यांमार की। अब आइए बात करते हैं मालदीव की। ये हमारा द्वीप समूह है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो द्वीप है मिनिकॉय और मालदीव, इन दोनों के बीच में 8 डिग्री चैनल है जो कि इनको अलग करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे आप। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। इससे मैं रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग रहते हैं और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये पूरा अंडमान है और ये निकोबार है। इन दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है, इन दोनों को अलग करता है। उसके आगे हम बात करते हैं, ये नॉर्थ अंडमान, ये मिडिल अंडमान, ये साउथ अंडमान और ये लिटिल अंडमान, इन दोनों के बीच में जो है वो डंकन पास स्थित है। तो ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे आशा है कि ये सब आपको समझ में आ गए होंगे, और भविष्य में किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो आप सही सही आंसर टिक करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत का जलीय क्षेत्र है, जिसके बारे में आपको कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, उसको मैं आपको बता देता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने जो एक व्यवस्था बनाई है, उसके हिसाब से जो किसी भी देश की जलीय सीमा है उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसके द्वारा क्या किया गया है, इसे इंटरनेशनल मैरीटाइम बोलते हैं। तो इसके द्वारा क्या किया गया है कि किसी भी देश की जो समुद्री सीमा होती है, जलीय सीमा होती है, उसको 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है। आइए मैं मैप के सामने माध्यम से आपको समझा देता हूँ। इसके लिए भी मैंने आपके लिए एक मैप अपने पास रख रखा है पहले से ही। मैं उस मैप के माध्यम से आपको समझाता हूँ, तो जाहिर सी बात है आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए, ये है मैप वो। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा मैप, आप देखिए ये हमारा भारत है। यहाँ से देखिए ये 3 भाग कौन कौन से होते हैं, मैं आप पहले लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। पहला भाग कौन सा है? पहले भाग को हम क्या कहते हैं? प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा, या इसको इंग्लिश में अगर आप चाहेंगे तो इसे कहते हैं टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी बोलते हैं हम इसे। दूसरे भाग को हम कहते हैं संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र की आपको इंग्लिश अगर आप लिखना चाहें तो इसे कहते हैं कॉन्टिगुअस जोन। और जो तीसरा है आपका, जिसके बारे में काफ़ी बार चर्चा में दिखता है, ये सबसे ज़्यादा चर्चा आपने इसी की सुनी होगी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इकोनॉमिक जोन, ये इन 3 भागों में बांटा गया है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा किसी भी देश की जलीय सीमा को। तो आइए हम बात करते हैं कैसे कैसे बांटा गया है। तो इसमें एक चीज़ समझ लेना और ज़रूरी है कि आधार रेखा, आधार रेखा किसे कहते हैं, क्योंकि इनकी सबकी गणना हम आधार रेखा से ही करेंगे। तो आधार रेखा हम किसे कहते हैं, यहाँ पे हालांकि आधार रेखा नहीं बताई गई है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी देश, मान लीजिए हमारा देश है भारत, ये हमारी सीमा है। तो आधार रेखा हम किसे कहेंगे कि जैसे ये हमारा देख रहे हैं आप, ये तटीय क्षेत्र कटा फटा होता है, तो इसको मिलाने के लिए एक रेखा खींच दी जाती है। ये एक ऐसे रेखा खींच दी जाती है ताकि ये जो कटा फटा क्षेत्र है इसको मिला दे, वो इनको समरूप बना दे। तो हम इसे ही आधार रेखा कहेंगे। अब जब भी हम आगे आधार रेखा की बात करेंगे तो आप आधार रेखा इसे ही समझेंगे। अब हम बात करते हैं आगे आपके लिए कि प्रादेशिक जल सीमा क्या होती है।
तो अब जो ये आधार रेखा है हमारी, इससे 12 समुद्री मील, समुद्र में 12 समुद्री मील, इसे आप नॉटिकल माइल कहते हैं, 12 समुद्री मील। एक नॉटिकल माइल बराबर देखिए 1.85200 किलोमीटर होता है, ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, तो ये आप नोट कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.85 किलोमीटर। हिसाब से ज़्यादा ये पूरी फिगर याद करने की ज़रूरत नहीं, 1.85 किलोमीटर इतना आपके लिए काफ़ी है, इतना काफ़ी रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक की जो दूरी है उसको हम क्या कहेंगे, प्रादेशिक जल सीमा कह देंगे। और प्रादेशिक जल सीमा में भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है, ये भारत का संप्रभु क्षेत्र है, ये भारत का संप्रभु क्षेत्र है, इसमें भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा सकता है कि दूरी कितनी है, तो 12 नॉटिकल माइल आप कह देंगे, आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल। और इसके साथ साथ आपसे जो अधिकार की बात पूछा जाए तो इसमें आपको संपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, कोई भी अधिकार है आप उस पर जो सारे अधिकार प्राप्त हैं, ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो कि प्राप्त ना हो आपको। तो ये तो आपका क्या हो गया, प्रादेशिक जल सीमा हो गई। आप नोट करते चलेंगे, अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है। तो नोट्स में आपको यही लिखना है, अगर आप हेडिंग डालेंगे प्रादेशिक जल सीमा, उसके साथ लिखेंगे आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक की क्षेत्र को हम प्रादेशिक जल सीमा के अंतर्गत रखते हैं, इसमें भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। और आधार रेखा की परिभाषा में लिखेंगे कि जो कटा फटा जो तट होता है उसको मिलाने के लिए एक काल्पनिक रेखा, सीधी काल्पनिक रेखा हम जो खींचते हैं उसे ही आधार रेखा कहते हैं। और अगर आप आधार रेखा, जैसे आधार रेखा की बात करेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर जो जल होगा, इसके अंदर भी तो ये भी तो जलीय सीमा है, यहाँ भी तो जल होगा, इस जल को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आंतरिक जल। तो आप जहाँ पे आधार रेखा की परिभाषा लिखेंगे वहीं नोट कर लेंगे कि तटीय भारत या किसी भी देश की तटीय सीमा जो होती है और काल्पनिक आधार रेखा के बीच का जो भी जल है उसे हम आंतरिक जल कहेंगे। उसके बाद प्रादेशिक जल सीमा, वो मैंने आपको बता दिया, आप नोट कर लेंगे। फिर हम आते हैं संलग्न क्षेत्र पर। जब हम बात करेंगे संलग्न क्षेत्र की, तो आइए मैप में देखते हैं। ये देखिए, ये है अगले 12 नॉटिकल माइल। अगर आप आधार रेखा से बात करेंगे, आधार रेखा से जब आप बात करेंगे तो आप 24 नॉटिकल माइल की बात करेंगे, और अगर आप यहाँ से बात करेंगे कि प्रादेशिक जल सीमा से, तो 12 नॉटिकल माइल। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा सीधे वो आधार रेखा से ही पूछा जाएगा, तो आप आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल दूरी टिक करेंगे। आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल। आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र होता है वो हमारा संलग्न क्षेत्र कहलाता है, कंटिगुअस जोन कहलाता है। इसमें अधिकार थोड़ा सा कम है। प्रादेशिक जल सीमा में तो बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन इसमें अधिकार थोड़ा सा कम है। इसमें क्या अधिकार हैं, हमें साफ़ सफाई का अधिकार है, हम सीमा शुल्क वसूल कर सकते हैं इसमें। अगर बाहर की सीमा से कोई भी जहाज़ वगैरह आ रहा है तो उनसे सीमा शुल्क वसूल करेंगे। वित्तीय अधिकार हमें इसमें प्राप्त है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर और इसके अंदर कोई भी जहाज़ वगैरह आता है तो हम उससे सीमा शुल्क ले लेंगे, और हमारी कोस्ट गार्ड भी यहीं पे तैनात रहती है। अब हम बात करते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र की। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, EEZ, फुल फॉर्म मैंने ऊपर बता दिया है, आप नोट कर लेंगे। जब हम बात करेंगे EEZ की, तो हम देखेंगे मैप में दिखाते हैं ये आपको, आपकी जो आधार रेखा होगी वहाँ से 200 नॉटिकल माइल। तो आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल की दूरी तक जो होता है वो EEZ लगता है। EEZ के अंतर्गत रखेंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत रखेंगे। इसके अंतर्गत हमें क्या अधिकार प्राप्त हैं, हमें प्राप्त है वैज्ञानिक अनुसंधान, हम कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। द्वीप समूह, अगर कोई द्वीप समूह है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं, द्वीप समूह अगर कोई है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान करेंगे
इसके साथ साथ नए द्वीप का निर्माण कर सकते हैं हम, नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। इसके साथ जो बने हुए इनका मैं लिख देता हूँ प्रयोग, नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, जो पहले से द्वीप हैं उनका प्रयोग भी कर सकते हैं अपने के लिए, ठीक है। और प्राकृतिक संसाधन जो भी हैं यहाँ पे हम उनका विदोहन कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन जो होंगे उनका विदोहन कर सकते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन जो भी हमारे जो जलीय क्षेत्र से मिलेंगे उनका हम विदोहन कर सकते हैं। ये तो हमारे अधिकार हैं यहाँ के EEZ के। अब इसके बाद की जो भी क्षेत्र आता है यहाँ से बाद का, इसको हम ओपन सी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन सी। जो ओपन सी है वो इसे ओपन सी कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उच्च सागर, उच्च सागर कह सकते हैं, या इसे ही हम क्या कह सकते हैं? हाई सी। तो हाई सी, यहाँ पे सारे देशों का समान अधिकार होता है। हमारा अधिकार जो भी है वो EEZ तक ही सीमित होता है, आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल्स तक। इसके बाद हमारा कोई अधिकार नहीं रहता है, सभी सारे देशों को समान अधिकार हो जाता है। मैं यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर कोई कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का समुद्री तल कहाँ से मापा जाता है, तो आप क्या टिक करेंगे? भारत का समुद्री तल चेन्नई से मापा जाता है। ये क्वेश्चन मुझे अभी याद आ गया, तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत का जो भी आपने पढ़ा होगा, कई बार आप देते स्टेशन पे जाते होंगे तो वहाँ लिखा मिलता होगा कि भारत का जो है समुद्र तल से ऊंचाई इतनी, तो वो आप नोट कर लेंगे। औसत समुद्र तल चेन्नई से मापा जाता है। मुझे अभी याद आ गया अचानक से, भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है, तो ये आप चेन्नई से लगाएंगे। चेन्नई से ही सारी माप होती है। तो ये कहीं पूछा जाए तो टिक करेंगे आप, कि ऐसे कुछ भी और याद आता रहेगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। चलिए, तो ये तो आपके जलीय सीमा हो गई। अब इसके साथ क्या बच रहा है, मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपको। एक छोटा सा टॉपिक है, फिर मैं अपना वीडियो समाप्त करूँगा। एक पौंडीचेरी के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि उसके बारे में लोगों को कम जानकारी नहीं होती है और वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं। मैंने सोचा कि थोड़ा मैं आपको पौंडीचेरी के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि पौंडीचेरी ऐसा एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 3 राज्यों में स्थित है। देखिए पौंडीचेरी का, ये देखिए यनम यहाँ पर स्थित है, ठीक है। पौंडीचेरी जिसे आप पौंडीचेरी बोलते हैं, पुदुचेरी या पौंडीचेरी, ये हो गया। कराईकल, ये देखिए आंध्र प्रदेश में यनम स्थित है। तमिलनाडु में पौंडीचेरी और पुदुचेरी और कराईकल स्थित हैं। और आप देख रहे हैं केरला में ये माहे है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं इसके, और ये 3 स्टेट में स्थित हैं। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, कि मुझे लगा कि आपको बताना ज़रूरी है, इसलिए मैंने अपने इसमें ऐड कर लिया। अब भारत का सामान्य परिचय यहाँ पे ख़त्म होता है। बाकी बहुत कुछ अगर जो बच रहा है वो आपको अलग अलग टॉपिक्स के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। बार बार उसको अगर यहाँ पे पढ़ाने के बाद दोबारा फिर से, तो आपका टाइम ही ख़राब होगा। इसलिए हम आपको जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें उससे संबंधित और सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। तो आज फ़िलहाल इतना ही। आगे के कक्षाओं में आपको अब हम पढ़ाएंगे भारत का भौतिक विस्तार, जिसमें आपको हम पढ़ाएंगे उत्तर का पर्वतमाला फैली हुई है हिमालय पर्वत के साथ साथ, और भी जो हिमालय पर्वत है उसकी जो भी शाखाएं हैं वो आपको हम पढ़ाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में तमाम सारे अलग नामों से जाना जाता है, वो भी पढ़ाएंगे। उसके साथ हम आपको उत्तर का विशाल मैदान पढ़ाएंगे, भारत का मरुस्थल भी उसी में पढ़ाएंगे हम आपको। उसके साथ दक्कन का जो पठार है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और उसके साथ साथ हम आपको तटीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ाएंगे, और जो आपका भारत का पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है यही हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ हम आपके विंध्याचल रेंज, अरावली रेंज आदि के बारे में जो भी जानकारी आवश्यक होगी वो हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।